स्वागत है आपके YouTube चैनल एग्ज़ाम स्टडी में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्राचीन इतिहास के तहत सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय, जिसके तहत हम सर्वप्रथम पढ़ेंगे पाल वंश के बारे में। दोस्तों, पाल वंश का संस्थापक गोपाल 750 ईस्वी था। इस वंश की राजधानी मुंगेर थी। दोस्तों, तो पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे, जो कि 750 ईस्वी में किए थे। और इस वंश की राजधानी यानी पाल वंश की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? तो ये मुंगेर बिहार में थी। गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो ये गोपाल ने की थी। नेक्स्ट है दोस्तों, पाल वंश के प्रमुख शासक थे धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, महिपाल, न्यायपाल आदि। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो याद रखिएगा दोस्तों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी और ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने की थी। दोस्तों, कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश एवं राष्ट्रकूट वंश के बीच हुआ। इसमें पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम धर्मपाल शामिल हुआ था। तो क्या दिया है दोस्तों कि कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश एवं राष्ट्रकूट वंश के बीच हुआ। इसमें पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम धर्मपाल शामिल हुआ था। नेक्स्ट दिया दोस्तों कि 11वीं सदी के गुजराती कवि सोडठल ने धर्मपाल को उत्तरापय स्वामी की उपाधि से संबोधित किया था। तो 11वीं सदी के गुजराती कवि सोडठल ने दोस्तों धर्मपाल को उत्तरापय स्वामी की उपाधि से संबोधित किया था। नेक्स्ट है दोस्तों, ओदंतपुरी बिहार के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने करवाया था। तो ओदंतपुरी बिहार के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने करवाया था। जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। तो क्या दिया दोस्तों कि जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। नेक्स्ट है दोस्तों, गौरी रीति नामक साहित्यिक विद्या का विकास पाल शासकों के समय में हुआ। तो गौरी रीति नामक साहित्यिक विद्या का विकास पाल शासकों के समय में हुआ था। दोस्तों, नेक्स्ट है कि पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो पाल शासक दोस्तों किस धर्म के अनुयायी थे? तो ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों सेन वंश। सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने राढ़ में की थी। तो सेन वंश की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो ये सामंत सेन ने की थी और इसकी राजधानी नदिया लखनौती थी। तो सेन वंश की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? तो ये नदिया लखनौती में थी। सेन वंश के प्रमुख शासक विजय सेन, वल्लाल सेन एवं लक्ष्मण सेन थे। तो सेन वंश के प्रमुख शासक दोस्तों विजय सेन, वल्लाल सेन एवं लक्ष्मण सेन थे। सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सेन था, जो शैव धर्म का अनुयायी था। दोस्तों, तो सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सेन था, जो शैव धर्म का अनुयायी था। दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों दानासर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना सेन शासक वालासन ने की थी। अद्भुत सागर को लक्ष्मण सेन ने पूर्ण रूप दिया था। तो क्या दिया दोस्तों कि दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना सेन शासक वल्लाल सेन ने की थी। अद्भुत सागर को लक्ष्मण सेन ने पूर्ण रूप दिया था। नेक्स्ट दोस्तों, लक्ष्मण सेन की राज्यसभा में गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवन दूत के लेखक धोबी एवं ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुध रहते थे। दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों, हलायुध लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री था। तो हलायुध जो दोस्तों लक्ष्मण सेन के प्रधान न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री थे।
विजय सेन ने देवपारा में प्रद्युम्नेश्वर मंदिर यानी शिव की विशाल मंदिर की स्थापना की। तो विजय सेन ने दोस्तों देवपारा में प्रद्युम्नेश्वर मंदिर यानी शिव की विशाल मंदिर की स्थापना की। सेन राजवंश प्रथम राजवंश था जिसने अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण करवाया। तो क्या दिया दोस्तों कि सेन राजवंश प्रथम राजवंश था जिसने अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण करवाया। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है कि बंगाल का अंतिम शासक कौन था दोस्तों। तो ये लक्ष्मण सेन थे। नेक्स्ट दोस्तों कश्मीर के राजवंश। तो कश्मीर के राजवंश के तहत दिया दोस्तों कि कश्मीर पर शासन करने वाले शासक वंश कालक्रम से इस प्रकार थे: करकोट वंश, उत्पक वंश और लोहार वंश। दोस्तों 627 ईस्वी में दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकोट वंश यानी हिंदू वंश की स्थापना की थी। हेनसांग ने उसके शासनकाल में कश्मीर की यात्रा की। तो याद रखिएगा दोस्तों 627 ईस्वी में दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकोट वंश हिंदू वंश की स्थापना की थी और हेनसांग ने उसके शासनकाल में कश्मीर की यात्रा की। कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा ललितादित्य मुक्तापिंड था। तो कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था दोस्तों। तो ये ललितादित्य मुक्तापिंड था। कश्मीर का मातंड मंदिर का निर्माण ललितादित्य मुक्तापिंड के द्वारा करवाया गया था। तो कश्मीर में दोस्तों मातंड मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो ये ललितादित्य मुक्तापिंड ने करवाया था। नेक्स्ट दिया है दोस्तों कि कारकोट वंश, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि कारकोट वंश किस राज्य से या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। तो कारकोट वंश जो है वो जम्मू कश्मीर से संबंधित है दोस्तों। कारकोट वंश के बाद कश्मीर पर उत्पल वंश का शासन हुआ। तो कारकोट वंश के बाद कौन आए थे दोस्तों। तो उत्पल वंश आया था। इस वंश का संस्थापक अवंती वर्मन था। तो अवंती वर्मन उत्पल वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों। तो ये अवंती वर्मन थे। अवंतीपुर नामक नगर की स्थापना अवंती वर्मन ने की थी। अवंती वर्मन के अभियंता सुय ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया। तो क्या दिया दोस्तों कि अवंती वर्मन के अभियंता सुय ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। 1980 ईस्वी में उत्पल वंश की रानी दीधा एक महत्वाकांक्षी शासिका हुई। तो 980 में दोस्तों उत्पल वंश की रानी दीधा एक महत्वाकांक्षी शासिका हुई। उत्पल वंश के बाद कश्मीर पर लोहार वंश का शासन हुआ। तो सर्वप्रथम दोस्तों कारकोट वंश आया कश्मीर में, उसके बाद उत्पल वंश और उत्पल वंश के बाद दोस्तों लोहार वंश। और लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज था। तो लोहार वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों। तो ये संग्राम राज था। संग्राम राज के बाद अनंत राजा हुआ। इसकी पत्नी सूर्यमती ने प्रशासन को सुधारने में इसकी सहायता की। लोहार वंश का शासक हर्ष विद्वान कवि तथा कई भाषाओं का ज्ञाता था। तो लोहार वंश के जो शासक थे दोस्तों वो लोहार वंश के शासक हर्ष जो थे वो विद्वान कवि तथा कई भाषाओं के ज्ञाता थे। कल्हन हर्ष का आश्रित कवि था। तो कल्हन दोस्तों हर्ष के आश्रित कवि थे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि कल्हन किसके आश्रित कवि थे। तो ये हर्ष के काल के। कहाँ दोस्तों। तो ये कश्मीर के। नेक्स्ट दिया दोस्तों कि जयसी लोहार वंश का अंतिम शासक था जिसने 1128 ईस्वी से 1155 ईस्वी तक शासन किया। तो क्या दिया दोस्तों कि जयसी जो थे वो लोहार वंश के अंतिम शासक थे जिसने 1128 ईस्वी से 1155 ईस्वी तक शासन किया। जयसी के शासन के साथ ही कल्हन की राजतरंगिणी का विवरण समाप्त हो जाता है दोस्तों। तो इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है दोस्तों कि कल्हन की राजतरंगिणी मतलब कल्हन जिसने राजतरंगिणी की रचना की थी ये किसके शासन काल में थे। तो ये या उसमें किसका शासन काल था। तो ये जयसी होगा दोस्तों। जयसी के शासन काल में कल्हन थे। नेक्स्ट दिया दोस्तों कामरूप का वर्मन वंश। कामरूप का वर्मन वंश
तो चौथी शताब्दी के मध्य कामरूप में बर्मन वंश का उदय हुआ। इस वंश की प्रतिष्ठा का संस्थापक पुष्यवर्मन था दोस्तों। तो क्या दिया है दोस्तों कि चौथी शताब्दी के मध्य कामरूप में बर्मन वंश का उदय हुआ। इस वंश की प्रतिष्ठा का संस्थापक पुष्यवर्मन था। इसकी राजधानी प्राग्ज्योतिष नामक स्थान पर थी दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों, क्या दिया है कि चौथी शताब्दी के मध्य कामरूप में, कहा दोस्तों, तो कामरूप में वर्मन वंश का उदय हुआ और इस वंश की प्रतिष्ठा का संस्थापक पुष्यवर्मन था। इसकी राजधानी प्राग्ज्योतिष नामक स्थान पर थी दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, कालांतर में कामरूप पाल साम्राज्य का एक अंग बन गया। यानी कालांतर यानी बाद में दोस्तों कामरूप जो था वो पाल साम्राज्य का एक अंग बन गया दोस्तों। आइए दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर, राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति। तो इसके तहत है दोस्तों सर्वप्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश के तहत दिया है दोस्तों कि मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। तो मालवा के शासक कौन थे दोस्तों? तो मालवा के शासक नागभट्ट प्रथम जो थे वो गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे। मालवा वाला क्षेत्र मतलब ये भारत हुआ दोस्तों, तो ये जो है ना वो मालवा का क्षेत्र है। सॉरी दोस्तों, तो ये मालवा का क्षेत्र है दोस्तों। तो इसी के शासक नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद तृतीय ने हराया था। तो क्या दिया है दोस्तों कि नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद तृतीय ने हराया था। ये द्वितीय है दोस्तों, नागभट्ट द्वितीय, ना कि प्रथम। नागभट्ट प्रथम ने गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे और नागभट्ट द्वितीय को किसने हराया था दोस्तों? तो ये गोविंदराज तृतीय ने हराया था। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा मिहिर भोज था। तो प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा कौन था दोस्तों? तो ये मिहिर भोज था दोस्तों। मिहिर भोज, ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि मिहिर भोज किस वंश से संबंधित है? तो ये गुर्जर प्रतिहार वंश से, याद रखिएगा। नेक्स्ट दिया दोस्तों कि मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई थी। तो मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी दोस्तों? तो इन्होंने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई थी। वह विष्णु भक्त था। उसने विष्णु के सम्मान में आदि वराह की उपाधि धारण की थी। तो याद रखिएगा दोस्तों कि मिहिर भोज ने किसकी उपाधि धारण की थी? तो आदि वराह की उपाधि धारण की थी। राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्र पाल के दरबार में रहते थे। तो राजशेखर किसके दरबार में रहते थे? ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि राजशेखर किसके दरबार में रहते थे? तो ये महेंद्र पाल के दरबार में रहते थे, जो कि प्रतिहार वंश के शासक है। नेक्स्ट दिया दोस्तों कि इस वंश का अंतिम राजा यशपाल 1036 ईस्वी तक था। तो इस वंश के यानी गुर्जर प्रतिहार वंश के अंतिम शासक कौन थे दोस्तों? तो ये यशपाल थे। दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल ने 11वीं सदी के मध्य में की थी। तो दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो ये तोमर नरेश अनंगपाल ने की थी। कब दोस्तों? तो ये 11वीं सदी में, 11वीं सदी के मध्य में। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे गढ़वाल या राठौर राजवंश के बारे में। तो गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव था। तो गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो ये चंद्रदेव थे और इसकी राजधानी वाराणसी यानी काशी में थी। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि गढ़वालों की राजधानी कहाँ थी? तो ये वाराणसी काशी में थी दोस्तों। नेक्स्ट दिया दोस्तों कि इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा गोविंद चंद्र था। इसका मंत्री लक्ष्मीधर शास्त्रों का प्रकांड पंडित था, जिसने कृतकल्पत्रु नामक ग्रंथ लिखा था। तो कृतकल्पत्रु नामक ग्रंथ किसने लिखा था दोस्तों? तो लक्ष्मीधर ने। और ये किसके मंत्री थे? तो ये राजा गोविंद चंद्र के मंत्री थे। नेक्स्ट दिया दोस्तों कि गोविंद चंद्र की एक रानी कुमार देवी ने सारनाथ में धर्म चक्र जीन विहार बनवाई। तो गोविंद चंद्र की एक रानी कुमार देवी ने सारनाथ में, कहा दोस्तों? तो सारनाथ में धर्म चक्र जीन विहार बनवाई। पृथ्वीराज तृतीय ने स्वयंवर से जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, पृथ्वीराज तृतीय ने स्वयंवर से जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था।
नेक्स्ट दोस्तों, इस वंश का अंतिम शासक जयचंद था, जिसे गौरी ने 1194 ईस्वी के चंदावर के युद्ध में मार डाला था। तो ये चंदावर का युद्ध बहुत पूछा जाता है दोस्तों कि चंदावर का युद्ध कब हुआ था। तो ये 1194 ईस्वी में हुई थी। और किसके साथ हुई थी दोस्तों? तो ये गौरी और जयचंद के मध्य हुई थी। तो चंदावर का युद्ध गौरी और जयचंद के मध्य हुई थी दोस्तों। और ये किस वंश के संस्थापक थे? तो ये दोस्तों गहरवाल वंश के संस्थापक थे। अंतिम शासक जयचंद थे। नेक्स्ट दिया है दोस्तों चाहमान या चौहान वंश। तो चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव था। तो चौहान वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो ये वासुदेव थे। और इस वंश की प्रारंभिक राजधानी अहिच्छत्र थी। बाद में अजय राज द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना की और उसे राजधानी बनाया। तो याद रखिएगा दोस्तों, चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये वासुदेव थे। और इस वंश की प्रारंभिक राजधानी अहिच्छत्र थी, लेकिन बाद में अजय राज द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना कर अजमेर को अपनी राजधानी बना ली थी। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अन्नो राज के पुत्र विग्रह राज चतुर्थ विसल देव हुआ, जिसने हरि हरि केली नामक संस्कृत नाटक की रचना की। तो इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अन्नोराज के पुत्र विग्रह राज चतुर्थ विसल देव हुआ, जिसने हरि केली नामक संस्कृत नाटक की रचना की दोस्तों। नेक्स्ट दिया है दोस्तों कि सोमदेव विग्रह राज 4 के राजकवि थे। उन्होंने ललित विग्रह राज नामक नाटक लिखा था दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों, सोमदेव किसके राजकवि थे? तो ये विग्रह राज चतुर्थ के राजकवि थे और इन्होंने ललित विग्रह राज नामक नाटक लिखा था। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों कि ललित विग्रह राज नामक नाटक किसने लिखा है? तो ये सोमदेव ने लिखा है दोस्तों, जो कि विग्रह राज चतुर्थ के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट दिया है दोस्तों कि 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में विग्रह राज चतुर्थ द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। तो 2.5 दिन का झोपड़ा तो आपको याद ही होगा दोस्तों, जिसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। लेकिन अगर इस 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था? इससे पहले विद्यालय था, मतलब मस्जिद से पहले दोस्तों ये विद्यालय था। लेकिन इस विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये बहुत कम लोगों को ही मालूम है दोस्तों। तो इसे याद रखिएगा कि विग्रह राज चतुर्थ द्वारा निर्मित किया गया था ये 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कि एक विद्यालय के रूप में निर्मित किया गया था। नेक्स्ट दिया है दोस्तों कि पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का अंतिम शासक था। तो पृथ्वीराज तृतीय दोस्तों इस वंश का अंतिम शासक था। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था, जिसकी रचना पृथ्वीराज रासो है। तो आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो ये चंद्रवरदाई की रचना है। और चंद्रवरदाई किसके दरबार में रहते थे या किसके राजकवि थे? तो ये पृथ्वीराज तृतीय के राजकवि थे। रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर पृथ्वीराज तृतीय ने बनवाया था। तो रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय ने बनवाया था। नेक्स्ट दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय एवं गौरी की हार हुई। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये तराइन का युद्ध पूछा जाता है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 ईस्वी में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय एवं गौरी की हार हुई। नेक्स्ट दोस्तों, तराइन की द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ, जिसमें गौरी की विजय एवं पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई। तो तराइन के द्वितीय युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो 1192 में हुआ, जिसमें गौरी की विजय एवं पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई दोस्तों। नेक्स्ट दिया है दोस्तों परमार वंश। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज था। तो परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र राज था। इसकी राजधानी धारा नगरी थी। प्राचीन राजधानी उज्जैन थी। तो परमारों की प्राचीन राजधानी उज्जैन थी दोस्तों, लेकिन बाद में इसकी राजधानी धारा नगरी की गई। परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक राजा भोज था दोस्तों। तो परमार वंश के सबसे शक्तिशाली राजा कौन थे दोस्तों? तो ये राजा भोज थे। राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण करवाया दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये भोजपुर बिहार वाला भोजपुर नहीं है, भोजपुर नामक झील है। कहाँ है दोस्तों? तो ये भोपाल के दक्षिण में है। तो राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण करवाया।
नेक्स्ट दोस्तों, निषधीय चरित्र के लेखक श्रीहर्ष एवं प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरु तुंग थे। तो याद रखिएगा कि निषधीय चरित्र के लेखक कौन है दोस्तों, तो ये श्रीहर्ष है, एवं प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन है, तो ये मेरु तुंग थे। राजा भोज ने चिकित्सा, गणित एवं व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे हैं। भोजकृत युक्ति कल्पत्रु में वास्तुशास्त्र के साथ साथ विविध वैज्ञानिक यंत्रों एवं व उनके उपयोग का उल्लेख है दोस्तों। तो क्या दिया दोस्तों कि राजा भोज ने चिकित्सा, गणित एवं व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे। भोजकृत युक्ति कल्पत्रु में वास्तुशास्त्र के साथ साथ विविध वैज्ञानिक यंत्रों एवं उनके उपयोग का उल्लेख है दोस्तों। ये युक्ति कल्पत्रु याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट दिया दोस्तों कि नवशासांक चरित्र के रचयिता पद्म गुप्त, दशक रूपक के रचयिता धनंजय, धनिक, हलायुध एवं अमित गति जैसे विद्वान वाक्यपति मुंज के दरबार में रहते थे। तो क्या दिया है दोस्तों कि नवशासांक चरित्र के रचयिता पद्म गुप्त, 10 रूपक के रचयिता धनंजय, धनिक, हलायुध एवं अमित गति जैसे विद्वान किसके दरबार में रहते थे, तो ये वाक्यपति मुंज के दरबार में रहते थे दोस्तों। नेक्स्ट दिया दोस्तों कि कविराज की उपाधि से विभूषित शासक राजा भोज था। तो कविराज की उपाधि से विभूषित शासक कौन थे दोस्तों, तो ये राजा भोज थे। नेक्स्ट दिया है कि भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया। तो भोज ने अपनी राजधानी में दोस्तों सरस्वती मंदिर का निर्माण कराया था। इस मंदिर के परिसर में संस्कृत विद्यालय भी खोला गया। राजा भोज के शासन काल में धारा नगरी विद्या एवं विद्वानों का प्रमुख केंद्र थे। तो राजा भोज के शासन काल में दोस्तों जो धारा नगरी थी वो विद्या एवं विद्वानों का प्रमुख केंद्र थे। नेक्स्ट दोस्तों, भोज ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो ये राजा भोज ने करवाया था। कहाँ दोस्तों, तो चित्तौड़ में। कौन सी मंदिर, तो त्रिभुवन नारायण मंदिर। नेक्स्ट दिया दोस्तों कि भोजपुर नगर की स्थापना राजा भोज ने की थी। तो भोजपुर नगर की स्थापना किसने की थी दोस्तों, तो ये राजा भोज ने की थी दोस्तों। परमार वंश के बाद तोमर वंश का, उसके बाद चाहमान वंश का और अंततः 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नसरत खां और उलूग खां ने मालवा पर अधिकार कर लिया। तो क्या दिया है दोस्तों कि परमार वंश के बाद कौन आए थे, तो परमार वंश के बाद तोमर वंश का, उसके बाद चाहमान वंश का और अंततः 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कौन थे दोस्तों, तो नसरत खां और उलूग खां ने मालवा पर अधिकार कर लिया दोस्तों। तो कौन है दोस्तों, तो नसरत खां और उलूग खां ने मालवा पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट दिया दोस्तों चंदेल वंश। चंदेल वंश तो प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हुआ। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाक भुक्ती है दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों, बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों, तो ये जेजाक भुक्ती है। नेक्स्ट दिया दोस्तों कि चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक 831 ईस्वी में थे दोस्तों। तो चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों, तो ये नन्नुक थे और 831 ईस्वी में चंदेल वंश की स्थापना नन्नुक ने की थी। नेक्स्ट दिया दोस्तों कि इसकी राजधानी खजुराहो थी। तो चंदेलों की राजधानी क्या थी दोस्तों, तो ये खजुराहो थी। प्रारंभ में इसकी राजधानी कालिंजर महोबा थी। तो चंदेलों की प्रारंभिक राजधानी अगर पूछा जाए दोस्तों तो ये कालिंजर महोबा थी, लेकिन अगर बाद में इन्होंने राजधानी खजुराहो को बना लिया था। राजा धंग ने अपनी राजधानी कालिंजर से खजुराहो में स्थानांतरित की थी। तो किस राजा ने अपनी राजधानी कालिंजर से खजुराहो में स्थानांतरित की थी दोस्तों, तो ये राजा धंग ने। नेक्स्ट दिया दोस्तों कि चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा यशोवर्मन था। तो चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा कौन था दोस्तों, तो ये यशोवर्मन था। नेक्स्ट दिया दोस्तों कि यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण कर प्रतिहार राजा देवपाल को हराया तथा उससे एक विष्णु की प्रतिमा प्राप्त की।
जिसे उसने खजुराहो की विष्णु मंदिर में स्थापित की। तो क्या दिया है दोस्तों कि यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण कर प्रतिहार राजा देवपाल को हराया तथा उससे एक विष्णु की प्रतिमा प्राप्त की, जिसे उसने खजुराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित की दोस्तों। नेक्स्ट दिया दोस्तों, धंग ने जिननाथ विश्वनाथ एवं वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण धंग देव द्वारा 999 ईस्वी में किया गया। तो याद रखिएगा दोस्तों, धंग ने जिननाथ विश्वनाथ एवं वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण कराया। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण धंग देव द्वारा 999 ईस्वी में करवाया गया था दोस्तों। धंग ने गंगा जमुना के संगम में शिव की आराधना करते हुए अपने शरीर का त्याग किया था दोस्तों। नेक्स्ट है कि चंदेल शासक विद्याधर ने कन्नौज के प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या कर दी, क्योंकि उसने महमूद के आक्रमण का सामना किए बिना ही आत्मसमर्पण कर दिया था। तो याद रखिएगा दोस्तों कि चंदेल के शासक विद्याधर ने कन्नौज के प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या कर दी थी। क्यों दोस्तों? क्योंकि उसने महमूद के आक्रमण का सामना किए बिना ही आत्मसमर्पण कर दिया था। विद्याधर ही अकेला ऐसा भारतीय नरेश था जिसने महमूद गजनी की महत्वाकांक्षाओं का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था। तो ये कौन थे दोस्तों? तो ये विद्याधर थे। तो विद्याधर ही ऐसे अकेले भारतीय नरेश थे जिसने महमूद गजनी का दोस्तों किसका? तो महमूद गजनी का महत्वाकांक्षाओं का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था दोस्तों। नेक्स्ट दिया है दोस्तों कि चंदेल शासक कृतिवर्मन की राज्यसभा में रहने वाले कृष्ण मिश्र ने प्रबोध चंद्रोदय की रचना की थी। तो चंदेल शासक कृतिवर्मन की राज्यसभा में रहने वाले कृष्ण मिश्र ने प्रबोध चंद्रोदय की रचना की थी। इन्होंने महोबा के समीप कृति सागर नामक जलाशय का निर्माण किया था। तो याद रखिएगा दोस्तों कि चंदेल शासक कृतिवर्मन की राज्यसभा में रहने वाले एक कृष्ण मिश्र ने प्रबोध चंद्रोदय की रचना की और महोबा के समीप कृति सागर नामक जलाशय की भी रचना की दोस्तों। आला उदल नामक दो सेनानायक परमर्दी देव के दरबार में रहते थे। तो आल्हा उदल नामक दो सेनानायक किसके दरबार में रहते थे दोस्तों? तो ये परमर्दी देव के दरबार में रहते थे, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवाई थी। तो आल्हा उदल किसके सेनानायक थे दोस्तों? तो ये परमर्दी देव के दरबार में थे। और आल्हा उदल ने अपनी जान कैसे गंवाई थी? तो पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करते उन्होंने अपनी जान गंवाई थी दोस्तों। नेक्स्ट दिया है कि चंदेल वंश का अंतिम शासक परमार्दी देव ने 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली और इस पर उसके मंत्री अजय देव ने उसकी हत्या कर दी दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों कि चंदेल वंश का अंतिम शासक परमार्दी देव ने 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली और इस पर उसके मंत्री अजय देव ने उसकी हत्या कर दी दोस्तों। नेक्स्ट दिया है दोस्तों सोलंकी वंश के बारे में। सोलंकी वंश के बारे में दिया है दोस्तों कि सोलंकी वंश अथवा गुजरात के चालुक्य शासक। तो सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था दोस्तों। तो सोलंकी वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो ये मूलराज प्रथम थे और इसकी राजधानी अहिल्यवार थी। तो सोलंकी वंश की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? तो यह अहिल्यवार थी और इसके संस्थापक कौन थे? तो मूलराज प्रथम थे। मूलराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। मूलराज प्रथम दोस्तों शैव धर्म का अनुयायी था। भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया। किसके काल में दोस्तों? तो भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया। भीम प्रथम के सामंत विमल ने आबू पर्वत पर दिलवारा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया। क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि दिलवारा का प्रसिद्ध जैन मंदिर किसने बनवाया था? तो ये भीम प्रथम के सामंत विमल ने आबू पर्वत पर दिलवारा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया था, जो कि राजस्थान में है दोस्तों। आबू पर्वत राजस्थान में है। नेक्स्ट दोस्तों कि सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक जयसिंह सिद्धराज था। तो सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था दोस्तों?
तो ये जयसिंह सिद्धराज था। नेक्स्ट दिया है दोस्तों कि प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद जयसिंह सिद्धराज के दरबार में था। तो प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद जयसिंह सिद्धराज के दरबार में था दोस्तों। नेक्स्ट दिया है कि माउंट आबू पर्वत राजस्थान पर एक मंडप बनाकर जयसिंह सिद्धराज ने अपने 7 पूर्वजों की गजारोही मूर्तियों की स्थापना की। तो माउंट आबू पर्वत राजस्थान पर एक मंडप बनाकर दोस्तों जयसिंह सिद्धराज ने अपने 7 पूर्वजों की गजारोही मूर्तियों की स्थापना की दोस्तों। नेक्स्ट दिया है दोस्तों कि मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ था। तो मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण दोस्तों सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ था। सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण जयसिंह सिद्धराज ने किया था। तो सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण किसने किया था दोस्तों? तो ये जयसिंह सिद्धराज ने किया था। सोलंकी शासक कुमारपाल जैन मतानुयायी था। तो सोलंकी शासक कुमारपाल दोस्तों जैन मतानुयायी था। वह जैन धर्म के अंतिम राजकीय प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैन धर्म के अंतिम राजकीय प्रवर्तक कौन थे? तो ये सोलंकी वंश के शासक कुमारपाल थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट है दोस्तों कि सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय था। तो सोलंकी वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? तो ये भीम द्वितीय था। भीम द्वितीय के एक सामंत लवन प्रसाद ने गुजरात में बघेल वंश की स्थापना की थी। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि गुजरात में बघेल वंश की स्थापना किसने की थी? तो भीम द्वितीय के सामंत लवन प्रसाद ने गुजरात में बघेल वंश की स्थापना की थी दोस्तों। नेक्स्ट दिया दोस्तों कि बघेल वंश का कर्ण द्वितीय गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था। इसने अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया था। तो बघेल वंश का कर्ण द्वितीय गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था जिसने अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया था दोस्तों। नेक्स्ट दिया है दोस्तों कलचुरी चेंदी वंश। तो कलचुरी वंश का संस्थापक कोक्कल था और इसकी राजधानी त्रिपुरी थी। तो कलचुरी वंश के संस्थापक कोक्कल थे और इसकी राजधानी त्रिपुरी थी दोस्तों। कलचुरी वंश का एक शक्तिशाली शासक गांगेय देव था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण सिक्कों के विलुप्त हो जाने के पश्चात इन्होंने सर्वप्रथम इसे प्रारंभ करवाया था। तो जब दोस्तों पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण सिक्के विलुप्त हो गए थे तो उसके बाद सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? तो ये गंगेय देव ने किया था और इन्होंने किसकी उपाधि धारण की थी? तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। कलचुरी वंश का सबसे महान शासक कर्णदेव था जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की और त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों कि कलचुरी वंश के सबसे महान शासक कर्णदेव थे और जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की और त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों कि प्रसिद्ध कवि राजशेखर कलचुरी दरबार में ही रहते थे। तो प्रसिद्ध कवि राजशेखर दोस्तों किसके दरबार में रहते थे? तो ये कलचुरी के दरबार में रहते थे दोस्तों। नेक्स्ट दिया है दोस्तों सिसोदिया वंश। तो सिसोदिया वंश के शासक अपने को सूर्यवंशी कहते थे। तो सिसोदिया वंश के शासक अपने को सूर्यवंशी कहते थे दोस्तों। सिसोदिया वंश के शासक मेवाड़ पर शासन करते थे और मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। तो याद रखिएगा दोस्तों कि सिसोदिया वंश के शासक मेवाड़ पर शासन करते थे और मेवाड़ की राजधानी क्या थी दोस्तों? तो चित्तौड़ थी। अपने विजयों के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने चित्तौड़ में करवाया था। तो याद रखिएगा दोस्तों कि अपने विजयों के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? तो ये राणा कुंभा ने चित्तौड़ में करवाया था। खतौली का युद्ध। तो खतौली का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो ये 1518 ईस्वी में राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था दोस्तों। तो ये खतौली का युद्ध बहुत पूछा जाता है दोस्तों। तो याद रखिएगा कि खतौली का युद्ध 1518 ईस्वी में राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था दोस्तों।
नेक्स्ट है दोस्तों मध्यकालीन भारत। इसी तरह हमारा प्राचीन इतिहास खत्म होता है दोस्तों। कल से हम लोग मध्यकालीन भारत के बारे में, भारत पर अरबों का आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और इसे अन्य दोस्तों में शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल के वीडियो में।